आज रात नींद आंखों से ओझल थी। अंधेरे में भी घड़ी की सुई सुबह के 4 बजाते हुए प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही थी। हर ओर स्तब्धता छाई हुई थी। एक नज़र पति रमन की ओर देखा। वे गहरी नींद में थे। पूरे दिन दौड़ धूप वही करते रहते हैं। मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते वे लोग। किंतु आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं है। मृत्युशैया पर लेटी माँ व भाभी का रुग्ण चेहरा बार बार आंखों के आगे घूम जाता है। क्या मनोस्थिति होगी बाबूजी की, व भैया की आज की रात। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद दोनों को ही स्थिति को चिंताजनक बताया था। यदि दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो परिवार बिखर जाएगा। किस प्रकार जोड़ लिया था माँ ने भाभी को अपने साथ। घर का कोई काम, कोई सलाह उनके बिना अधूरी थी। मैं ही उन्हें अपना ना पाई। एक पल के लिए भी राधा भाभी की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मैं। उसे प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल से भी मुझे नफरत थी। उसी के कारण माँ को भी तिरस्कृत करती रही थी। जाने क्या, मुझे लगता उसके कारण मेरे परिवार की खुशियाँ छिन गई। भैया का जीवन नीरस हो गया। क्या माँ का जी नहीं चाहता होगा कि उनका घर आंगन भी पोते पोतियों की किलकारियों से गूंजे। आज की इस भौतिकवादी युग में रूप, गुण और शिक्षा से संपन्न स्त्री को भी कई बार यातनाएं सहनी पड़ती है। किंतु मेरे परिवार के सदस्यों ने तो भाभी को स्वीकारा था। उसकी कई बार सेवा की थी, शारीरिक व मानसिक संबल प्रदान किया था। भाभी के प्रति माँ को असीम स्नेह लुटाता देख मैं ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी थी। ससुराल में अपना स्थान बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा था मुझे। इस नारी के कारण भी कुछ कम आक्षेप तो नहीं सहे थे। मेरे माता पिता दहेज के लोभी बन गए थे। कैसे समझाती इस समाज को कि उन्होंने यह सब मानवता के वशीभूत होकर किया था, और मैं क्या एक पल को भी भाभी के किसी गुण से प्रसन्न हो पाई थी। मेरी दृष्टि में भाभी का जो काल्पनिक रूप था, उससे तो वे अंश मात्र भी मेल ना खाती थी। कुड़कर मैंने माँ से कहा भी था, यह तो ग्रहण है तुम्हारे बेटे के जीवन पर और तुम्हारे परिवार पर एक अभिशाप। माँ स्तब्ध रह जाती थी मेरे शब्दों पर। उन्हें कभी कोई शिकायत थी ही नहीं उनसे। सुबह के 5 बजे थे। फ़ोन की घंटी बज रही थी। कहीं कोई अप्रिय समाचार ना हो। धड़कते दिल से फ़ोन का चोगा उठाया। बाबूजी थे। रश्मि बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक है, पर राधा अभी खतरे से बाहर नहीं है। उनके स्वर का कंपन स्पष्ट था। मैं स्वयं को कोस रही थी। क्यों पति के कहने पर घर आ गई थी। बाबूजी व भैया के पास बैठना चाहिए था मुझे। नितांत अकेले थे वे दोनों, पर मुझसे सहानुभूति की अपेक्षा वे रखते भी ना होंगे। उन्हें क्या मालूम हर समय राधा भाभी को तिरस्कृत करने वाली रश्मि आज पश्चाताप की अग्नि में इस तरह जल रही है। पहले भी तो वह कई बार अस्पताल आई थी, किंतु तब मेरे मन के किसी कोने से अस्पष्ट सी यही आवाज़ उठती थी कि भाभी इस दुनिया से चली जाए और मेरे भैया का जीवन बंधनों से मुक्त हो जाए। एक पल को न समझ पाई थी कि भैया का जीवन भाभी के बिना अधूरा है। माँ ने एक बार समझाया था कि एक बार वह इस घर की बहू बनी है तो अब वह मेरी बेटी भी बन गई है। उसकी देखभाल करना हमारा नैतिक ही नहीं मौलिक दायित्व भी है। और उनके मायके वालों का क्या कर्तव्य है। धोखे से अपनी बीमार बेटी दूसरे के पल्ले बांधकर खुद चैन की नींद सोए। कहने को तो करोड़ों का व्यापार है। टिकट भेजते रहते हैं अपनी बेटी व दामाद को, विदेश घुमाने के निमंत्रण भेजते रहते हैं, पर बीमार बेटी की सेवा नहीं की जाती उनसे। मैं गुस्से से कांप कांप जाती थी। राधा स्वयं मायका नहीं जाना चाहती थी। जानती है, कल मेरे गले में हाथ डालकर बोली थी, माँ, मेरी माँ व पिताजी से बढ़कर प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। मेरा जी आप लोगों को छोड़ने को नहीं चाहता। माँ, बस तुमसे तो कोई मीठा बोले तो पिघल जाती हो। बड़ी मुश्किल से रमन मुझे चुप करवाते। दिखावे के संबंध मुझे हमेशा विचलित करते रहे हैं। माँ के पास जाकर भी राधा भाभी को अपना न पाती थी मैं। कितना प्रतिरोध किया था भैया के ब्याह पर मैंने। उनके जैसे सौम्य सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी के लिए रिश्तों की क्या कमी थी। उन्होंने एमबीए किया था। बाबूजी का लाखों का व्यापार था। भैया राइट हैंड के समान उनकी मदद करते थे। मैं मचलकर बाबूजी से कहती, भैया के लिए सुंदर सी भाभी ला दीजिए ना। पहले तुझे इस घर से निकालेंगे तब बहू आएगी यहाँ।
पर मैं एक सखी के समान भाभी के साथ रहना चाहती थी। हम उम्र ननद भाभी सखियों के समान ही तो होती हैं, पर मेरी किसी ने भी ना सुनी थी। उनका तर्क था, हम तुझे इसी शहर में ब्याहेंगे, जब जी चाहे आ जाना। और धूमधाम से ब्याह दी गई थी मैं। आदर्श पति के समान रमन रोज मुझे माँ से मिलवा लाते थे। पूरा दिन माँ से बतियाती, मेरी पसंद के पकवान बनते। माँ बताती रहती थी भैया के रिश्तों के बारे में। बाबूजी भी पास बैठे रहते। भैया का स्वभाव कितना अलग था। उनकी आवाज़ की पारदर्शी सरलता से उनका आकर्षक व्यक्तित्व परिलक्षित होता था। मुझे नाज था अपने भाई पर। मेरी कितनी सहेलियां उन पर फिदा थी, पर वे तो आदर्श पुत्र थे अपने माता पिता के। एक दिन माँ ने बताया था, तेरी मौसी का पत्र आया है लंदन से। वे अपनी जेठानी की बेटी का रिश्ता करना चाहती हैं अमन के साथ। ये वही मौसी थी जिन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उन्हें किसी ने सहारा ना दिया था। अभागिन कहकर लोग दुत्कार देते थे। मेरे नाना ने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उच्च कुल में ब्याहा था। माँ तो यहाँ तक कहती थी कि दहेज भी उन्होंने मौसी को माँ से बढ़कर ही दिया था। पुराने जमाने में रिश्ते निभाना लोग भली प्रकार जानते थे। शायद वे हमेशा नाना जी के एहसानों से दबी रहती थी। यदा कदा लंदन से आकर ढेर सारे उपहारों से हमारा घर भर देती। हम भाई बहन को बहुत प्यार करती। वे दोनों सगी बहनों से बढ़कर थीं। लड़की स्वभाव से सुशील है, सुंदर है और सबसे बड़ी बात एमबीए है। खुशी के अतिरिक्त में माँ बही चली जा रही थी। तुम्हें कैसे मालूम कि वह रूपवती है? माँ फोटो निकाल लाई थी। ऐसा लगा जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। पर ना जाने क्यों मेरा शंकालु मन इस रिश्ते को अनुमति नहीं दे रहा था। माँ, लंदन में पड़ी बड़ी लड़की क्या यहाँ पर तार बिठा पाएगी? वहाँ के रहन सहन और यहाँ के तौर तरीकों में अंतर है। तू नहीं जानती तेरी इस मौसी का स्वभाव। मेरे ही साथ पली बड़ी है। उसके और मेरे संस्कारों में कोई अंतर थोड़ी ही है। क्या उसे नहीं मालूम कि मैं अमन के लिए कैसी लड़की पसंद करूँगी? मैं देख रही थी भैया की भी मूक अनुमति थी इस संबंध में। बाबूजी का हस्तक्षेप सदा ही नकारात्मक रहा है ऐसे मामलों में। संबंध को स्वीकृति दे दी गई। ब्याह की तारीख 2 माह बाद दी गई थी। माँ बाबूजी का विश्वास देखते ही बनता था। मेरे जाने से जो सूनापन वहाँ आ गया था उसे राधा भाभी पाट देंगी, ऐसा उनका अटूट विश्वास था। बार बार कहते, जाओ बाजार से खरीदारी करके आओ। रोज मैं माँ के साथ खरीदारी करती। उसके काल्पनिक गोरे रंग पर क्या जचेगा ये सोचकर कपड़ा लिया जाता। इस घर में धन दौलत गाड़ी बंगला नौकर चाकर किसी की भी कमी नहीं थी। हीरे मोती के सेट लिए गए थे। समधियों के रहने का इंतज़ाम एक होटल में किया गया था। हर तरह की सुख सुविधाएं उनके लिए मुहैया थी। मुझे भी कीमती साड़ी व जटाऊ सेट बाबूजी ने दिलवाया था। रमन मना करते रह गए थे। माँ का तर्क था कि इकलौते भाई की शादी में यह सब लेने का हक था तुझे। एक एक दिन युग के समान प्रतीत हो रहा था। कब वह दिन आए और मैं भाभी से मिलूं। आकांक्षाएं आसमान छू रही थी। माँ का उत्साह इकलौती बहू के प्रति देखते ही बनता था। बार बार कहती, जोड़ी सुंदर तो लगेगी ना। हम मुस्कुराकर अपनी सहमति देते थे। विवाह का समय ज्यों ज्यों नज़दीक आता, माँ बाबूजी की बेचैनी बढ़ती जाती थी। सब काम अलग अलग लोगों में बटा था। किसी प्रकार की कमी वह सह नहीं पा रहे थे। भैया सदैव से अल्पभाषी रहे हैं, पर उनकी उत्सुकता माँ से छिपी न थी। आज भाभी और उनके पिताजी जो आ रहे थे, बार बार आंखों के सामने एक खूबसूरत चेहरा, छरहरा बदन व लंबे कद की रूपसी खड़ी हो जाती। हम सब हवाई अड्डे पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर अमन ने छेड़ा, माँ अपनी बहू को कैसे पहचानोगी? तेरी मौसी के साथ जो सबसे सुंदर लड़की होगी वही मेरी बहू है। माँ का अटूट विश्वास देखते ही बनता था। लंदन से आने वाला वायुयान आ गया था। उत्सुक निगाहें हर मेहमानों में भाभी को ढूंढ रही थी। सहसा माँ को किसी ने गले लगा लिया था। ये मौसी थी। हमारी बहू कहाँ है? और मेरी भाभी? मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने एक 5 फुट 6 इंच की लड़की को आगे करके कहा, यही तो है तुम्हारी बहू। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ वह फोटो वाली रूपसी और कहाँ यह कुम्हलाया सा चेहरा। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही हैं या मैं ही कोई सपना देख रही हूँ। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। शायद कभी लकवा का शिकार हुई थी। कद काठी का पूर्ण विकास हुआ लगता ही न था।
बाबूजी माहौल का विवेचन कर रहे थे और भैया अपना गांभीर्य ओढ़े कभी राधा को निहार रहे थे, कभी हम सबको। अपनी जीवन संगनी को इस रूप में देखकर उनकी आकांक्षाएं टूट गई थी। माँ गश खाकर गिर पड़ी थी। किसी प्रकार उन्हें उठाया। शक्ति की स्रोत माँ बुरी प्रकार से टूट चुकी थी, पर ऊपरी तौर पर सभी सामान्य थे। किसी ने एक शब्द भी न कहा था। मेरा हृदय चित्कार करके मौसी को बुरा भला कहने को चाह रहा था। खूब बदला लिया था उन्होंने हम सबसे, अपने पर किए गए एहसानों का। जाने कब का बदला लिया था उन्होंने भैया से। किंतु माता पिता की शिक्षा के कारण कुछ भी तो न कहा गया था। फोटो वाली सुंदर सलोनी राधा की तुलना इस अपाहिज से करके मन दुखी सा हो गया था। भविष्य की सुंदर सुनहरी हरितिमा की कल्पना यथार्थ की धरती पर परिवर्तित हो गई थी। सारे बिंब प्रतिबिंब टूट पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सामने पड़े वैभव को किसी ने कालीमा से पोत दिया हो। समधियों को उनके रहने के स्थान पर छोड़ा गया। उनकी आवभगत के लिए कुछ लोग तैनात थे। एक बात कुछ विचित्र सी लग रही थी। मौसी सामान्य ही थी। उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया हो। घर आकर हर परिचित रिश्तेदार की जबान पर एक ही प्रश्न था, इनकी होने वाली बहू कैसी है? क्या बताते? मृत्यु के बाद सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगता हम सबके शरीर का रक्त किसी ने चूस लिया हो। रात्रि भोजन तक हम सब सामान्य थे या सामान्य होने का प्रयत्न कर रहे थे। अभी विवाह में 4 दिन का समय बाकी था। रह रह कर माँ व बाबूजी पर क्रोध आ रहा था। इस नवीन विचारधारा के युग में महज फोटो देखकर ब्याह निश्चित करना कितनी बड़ी भूल थी। कुंठा कहीं दिल में कैद थी और जबान को मानो ताला लग गया था। माँ से भी कहा था, धन दौलत तो हाथों का मैल है माँ, अपने बेटे को यूं बेचो मत। भैया का जीवन अंधकार में हो जाएगा। अब क्या तुम्हारे दिन है सेवा टहल करने के? थक जाओगी तुम। किससे कहें क्या कहें? भोली भाली माँ छल कदापि नहीं पहचान पाई थी, तभी तो हाँ कर बैठी थी। मेहमानों की खुसुर फुसुर सुनकर लग रहा था उन्हें राधा के बारे में पता लग चुका है। अभी रात्रि के 10 बजे थे। सहसा मौसी घर आई थी। बोली, दीदी तुम सबसे राधा मिलना चाहती है। उसकी जिद है कि जब तक अमन से बात नहीं करेगी यह विवाह संपन्न न होगा। इस पल तक हर दिल में व्याप्त समुद्री शोर थम सा गया। एक लम्हे के लिए मानो सन्नाटा छाया सा लगने लगा था वहाँ। मुझे कुछ आशा की किरण दमकती लगी। गाड़ी निकालकर मैं, माँ व भैया राधा के पास गए थे। बाबूजी अपने हाई ब्लड प्रेशर के कारण जा नहीं पाए थे। कमरे में राधा व मौसी ही थी। उसने आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने भी आशीर्वाद दिया था। राधा ने ही मौन तोड़ा था। माँ, क्या आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर पाएंगी? माँ इस प्रश्न के लिए तैयार न थी। वे अमन भैया की ओर आकर बोली, कोई भी फैसला किसी भी प्रकार के दबाव में आकर मत कीजिएगा। इसमें चाची का भी कोई दोष नहीं है। लगभग 3 वर्ष पूर्व मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बुरी तरह जख्मी हो गई थी मैं। डॉक्टरों ने प्रयत्न करके मुझे तो बचा लिया, पर आज भी मुझे कई दिनों के अंतराल पर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। उसके 1-2 दिन बाद तक मेरे हाथ यूं टेढ़े हो जाते हैं। सामान्य होने में कुछ वक्त लगता है माँ जी। मैं आपके घर की खुशियाँ बर्बाद करना नहीं चाहती। चाची भी इस दुर्घटना के बारे में अनभिज्ञ थी। मैं पूर्ण रूप से एक आदर्श बहू बनने का प्रयत्न करूंगी। अमन जी, आपका निर्णय ही मेरा अंतिम निर्णय होगा। स्पष्ट रूप से उसने बात समझाई थी। मैंने सोचा भैया का उत्तर अवश्य ही नकारात्मक होगा। उन्होंने तो एक पल भी हामी भरने में देर ना की थी। माँ को भी यह संबंध शायद स्वीकार था। कहीं कोरी वचनबद्धता के तहत तो भैया व माँ ने हामी नहीं भरी थी, या दहेज के लालच में आकर माँ अपने बेटे का जीवन बलिदान कर रही थी। मैंने भैया से पूछा भी था, एक अपाहिज के साथ जीवन बिता सकेंगे आप? माँ से भी कहा था, धन दौलत तो हाथों का मैल है। माँ, अपने बेटे को यूं बेचो मत। भैया का जीवन अंधकार में हो जाएगा। अब क्या तुम्हारे दिन है सेवा टहल करने के? थक जाओगी तुम। अपने भाई की खुशियों को आग में जलता देख भला किस बहन का दिल रुदन करने को ना चाहेगा। भैया ने अपना स्नेह दिल हाथ मेरे सिर पर रखकर कहा था, रश्मि, यदि राधा विवाह के बाद यूं दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो क्या हम उसे स्वीकार न करते? तब की बात और थी भैया।
अच्छा एक बात बता, यदि हमारी कोई बहन अपाहिज होती तो क्या हम उसका घर बसाने का प्रयत्न करते? अवश्य करते, पर छल से नहीं। तो इस पूरे घटनाक्रम में राधा तो दोषी नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम सब चुप रह गए थे। मैं मूक दर्शिका सी बनी अपने परिवार की खुशियां अग्नि के हवाले होते देख रही थी। जी चाहा इस विवाह में सम्मिलित ही ना हो, कहीं भाग जाऊं। पर सामाजिक बंधनों में जकड़े मनुष्य को मर्यादा के अंश सहज नहीं पड़ते हैं। अमन भैया का विवाह संपन्न हो गया। विवाह उपरांत दिए जाने वाले भोज के अवसर पर मेहमानों की अगवानी व स्वागत सत्कार के लिए भैया के साथ खड़ी भाभी मेहमानों की भीड़ में गश खाकर गिर पड़ी थी। मेहमानों के समक्ष बहाना बनाना पड़ा था। थकावट के कारण ऐसा हुआ है। एक टीस सी उभरी दिल में, यदि तब भाभी मृत्यु की गोद में समा गई होती तो मेरे भैया का जीवन यूं बर्बाद ना होता। माँ व बाबूजी ने पूर्ण स्नेह व सम्मान दिया था बहू को। फूल के समान उसकी रक्षा की जाती थी। माँ किसी भी अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती थी। कपोत की तरह अपने डैनों से ढककर वे भाभी की रक्षा कर रही थी। सभी के होठ सी गए थे। मानवता की मूर्ति बनी थी वे। यदि भाभी सामान्य होती तो माँ पर अवश्य गर्व करती, पर एक बीमार स्त्री को अपने बेटे के साथ प्रणय सूत्र में बांधकर उन्होंने उसके प्रति जो अन्याय किया था उसे मैं भूल नहीं पा रही थी। दहेज में टीवी, वीसीआर और बीएमडब्ल्यू से लेकर हीरे, मोती, मणिक सभी कुछ तो थे, पर इन चीज़ों की यहाँ कोई कमी ना थी। घर आकर मैं फूट फूट कर इतना रोई कि शायद दीवारें भी पसीज गई होंगी। रमन ने बहुत प्यार से समझाया था, वैवाहिक संबंध संयोगवश बनते हैं। तुम्हारे भैया की शादी जिससे होनी थी हो गई। इस संबंध में व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ है? और ये हो भी तो सकता है कि तुम्हारी भाभी का स्वभाव इतना मीठा हो कि तुम सबको वह स्नेह पाश में बांध ले। मैं चुप हो गई। तभी सास ननद आधम की थी। सास बोली, हाँ भाई, अब तो बीएमडब्ल्यू दहेज में मिलने लगे हैं, हमारे बेटे को तो नहीं मिला था। अब बहू टेढ़ी मेढ़ी हो तो क्या हुआ? जी चाहा मैं उनका मुंह नोच लूं। तुम्हारे हृदय में मानवता हो तो जानो मोल मानवता का। पर रमन ने इशारे से चुप करवा दिया था। 4 दिन बाद माँ को फ़ोन किया। सोचा अकेली होंगी, कुछ तो मन हल्का कर लेंगी मेरे साथ। भैया भाभी तो हनीमून पर गए थे। फ़ोन राधा ने उठाया। हेलो रश्मि, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई अपने घर? तुम लोग तो 15 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, वहाँ जाकर माँ से फ़ोन पर बात की तो मालूम पड़ा बाबूजी बीमार हैं, इसलिए वापस आ गए। उसके स्वर में मिश्री घुली थी। मैंने सोचा, तुम्हारी जैसी बीमार स्त्री कश्मीर की वादियों में भैया का क्या मन मोह पाई होगी। तभी मैं बाबूजी से मिलने चल पड़ी थी। राधा उनके सिरहाने बैठी थी। माँ को जबरदस्ती सुला दिया था उसने। बोली, परेशान हो जाती है माँ बाबूजी को देखकर। मैं तो हूँ ही यहाँ। और वह एक ट्रे में बाबूजी के लिए जूस व मेरे लिए चाय लेकर आ गई थी। रिंकू को भेजकर समोसे भी मंगवाए थे उसने। बोली, खाओ ना, तुम्हें बहुत पसंद है ना ये। उसके बाद वह हर 1 घंटे बाद बाबूजी का बुखार देखती रही। अच्छा तो बहुत लगा यह सब, पर फिर सोचा कहीं यह आडंबर तो नहीं, अपना दोष छिपाने के लिए नाटक कर रही हो। पर आत्ममंथन करने पर मैं ही ग्लानि से भर गई थी। बेटी होने का मैंने कौन सा कर्तव्य निभाया? शाम को राधा ने रमन को भी फ़ोन पर बुला लिया। जबरदस्ती हमें रोक लिया था उसने। पूरी मेज मेरी पसंद के भोजन से सजी थी, पर मेरे मुंह से प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अमन भैया भी हाथों हाथ ले रहे थे। सभी सामान्य थे। वापस अपने घर आई तो यहाँ भी जी नहीं लग रहा था। तभी भैया माँ को लेकर आए थे। माँ बोली थी, कल राधा फिर बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत देखकर घबरा जाती हूँ। कौन से अस्पताल में दाखिल करो समझ नहीं आता। तो इसमें घबराने की क्या बात है माँ, भेज दो उसके मायके। बड़ी चालाक बनते हैं वे। अपनी बीमार बेटी तुम्हारे मत्थे मड़ गए। उन्होंने तो हवाई जहाज की टिकटें भी भेजी है, पर राधा खुद नहीं जा रही है। और सच पूछो तो मेरा भी मोह पड़ गया है उसमें। इतनी प्यारी है वह। तो ठीक है, करती रहो सेवा उसकी। और फिर एक बार भी पलटकर उसका हाल नहीं पूछा था मैंने। वैसे भी इधर व्यवसाय के सिलसिले में रमन काफ़ी परेशान थे। कई जगह माल भेजकर पैसों की वसूली नहीं हो पा रही थी। एक दिन शाम को बहुत झल्लाए थे मेरे ऊपर।
रश्मि, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी भाभी अस्पताल में है? तो इसमें नया क्या है? क्या औपचारिकतावश उनका हाल नहीं पूछना चाहिए तुम्हें? अब वे घर आ गई हैं, चलो मिलकर आते हैं। बीमार मनुष्य से यदि 2 शब्द भी सहानुभूति के बोलो तो दुख बढ़ जाता है। बेमन से मैं तैयार होकर चल पड़ी थी। एक पल के लिए उनका पीला चेहरा देखकर तरस भी आया, पर ना जाने दूसरे ही पल वह घृणा में क्यों बदल गया था। मैं माँ से बतियाती रही। माँ लगातार राधा का ध्यान रख रही थी और मैं कुढ़ रही थी। वातावरण को सामान्य बनाने के लिए माँ बोली थी, रश्मि, भाभी का गाना सुनोगी? मैंने बेमन से हाँ कहा। राधा के प्रति छिपा तिरस्कार माँ बखूबी पहचानती थी और तभी राधा का गाना सुना। इतना मीठा स्वर मैंने पहली बार सुना था। उन्होंने उसके कपड़े बदलवाए, उसकी उंगलियां फिर मुड़ गई थी। वो हमारे जाने से बहुत खुश होती थी। जितना मेरे पास आने का प्रयत्न करती, मैं उसे मूक पताड़ना देती। अचानक रमन अपने व्यवसाय की परेशानियां ले बैठे। राधा सब कुछ चुपचाप सुनती रही। फिर भैया के साथ मिलकर उसने बहुत मशवरे दिए। बाबूजी भी हतप्रभ से उसके सुझाव को सुन रहे थे। उसके सुझाव से रमन को वाकई लाभ हुआ था। वह जब भी ठीक होती भैया के साथ मेरे घर आती। गाड़ी में बैठकर भैया के साथ कई बार दफ्तर जाती। बाबूजी तो अब वृद्ध हो गए थे। भैया दौरे पर चले जाते। वो फैक्ट्री व दफ्तर अच्छी प्रकार संभाल लेती थी। 4 वर्ष के वैवाहिक जीवन में एक बार भी तो पलटकर मायके को ना निहारा था उसने। मेरी बिटिया को भी इतना प्यार करती थी कि कहना मुश्किल है। बाबूजी भी बेटी से ज़्यादा स्नेह देते थे उसे, पर मैं उस वातावरण में घुटती थी। बाबूजी तो अपने साथ घुमा भी लाते थे उसे। माँ को कई बार हाथों से दवा और जूस पिलाते देखा था मैंने, पर ना जाने क्यों मेरे हृदय स्नेह में नहीं बदल पा रही थी। रमन कई बार समझाते, पर मेरा दिल न पसीजता। बार बार राधा का जिक्र होता और मैं उसे और तिरस्कृत करती। अब तो मैंने वहाँ जाना भी छोड़ दिया था। उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि आज राधा माँ की सेवा कर रही थी। अब उसने घर भली प्रकार संभाल लिया था। कभी उसकी बीमारी की खबर भी सुनती, पर एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल भी देती। एक दिन बाबूजी का फ़ोन आया था। घबराहट से पूछ रहे थे, रमन कहाँ हैं? वे तो अभी आए नहीं। क्यों, क्या बात है? क्या आज आपकी बहू फिर बीमार हो गई? मेरे स्वर की कड़वाहट छिपी न थी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फ़ोन का चोगा रख दिया था। तभी रमन का क्रोध स्वर सुनाई पड़ा था। हद होती है शुष्क व्यवहार की। एक व्यक्ति जीवन मरण के बीच झूल रहा है और तुम्हारे विचार इतने ओछे हैं कि तुम उनका मुख भी नहीं देखना चाहती। मनुष्य को मानवता के प्रति तो प्रतिबद्ध होना ही चाहिए रश्मि। कम से कम इंसानियत के नाते ही माँ का हाल पूछ लेती। क्या हुआ माँ को? पिछले कई दिन से वे डायलिसिस पर हैं। डॉक्टर ने गुर्दे का ऑपरेशन बताया है। वे कपड़े बदलकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ जा रहे हो? अस्पताल। तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं कि माँ बीमार है? इसीलिए कि तुम्हारी जैसी कठोर हृदय नारी कभी पसीज नहीं सकती। जीवन मरण के बीच झूलती तुम्हारी माँ को गुर्दे की आवश्यकता है। तुम्हारे जैसी मंद बुद्धि स्त्री को इन बातों से क्या सरोकार? मैं भी साथ जाने को तैयार हो गई थी। कितना गिरा हुआ महसूस कर रही थी मैं स्वयं को। यदि माँ को कुछ हो गया तो? बूढ़ा जर्जर शरीर एक अनजान की सेवा करता रहा, उसे अपनाता रहा और मैं उसकी अवहेलना ही तो करती रही। आज अपने शरीर का एक अंग देकर माँ की जान बचा लूं तो धन्य समझूं स्वयं को। गाड़ी की गति से तेज मेरे विचारों की गति थी। अस्पताल के बरामदे में भाभी, भैया, बाबूजी बदहवासे खड़े थे। राधा फूट फूट कर रो रही थी। दीदी, मेरा परीक्षण करवाइए, मैं गर्दा दूंगी माँ को। मैंने मन में सोचा, ढोंगी स्त्री, ये माँ की जान बचाएगी? वह सुखी संसार इसी के कारण तो नरक बना था। डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद मेरा व राधा का परीक्षण किया गया। हम दोनों ही गुर्दा दे सकते थे, पर राधा जिद पर अड़ी रही। बोली, मेरे जीवन का मूल्य ही क्या है? मैंने इस परिवार को दिया ही क्या है? यदि रश्मि को कुछ हो गया तो उसकी बिटिया को कौन पालेगा? उसके तर्क के सामने हम चुप हो गए थे। भाभी व माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। ऑपरेशन का समय लंबा ही होता जा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, पर राधा खतरे से बाहर नहीं है। हम सब सन्नाटे में आ गए थे। पहली बार मैंने भाभी के गुणों को जाना था।
किस प्रकार उसने स्वयं को इस परिवार से बांधा, मैं ये सब अब समझ सकी थी। मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। आज तक राधा की मौत मांगने वाली रश्मि उसकी दीर्घायु की कामना कर रही थी। डर सा लग रहा था कहीं उसका यह अंतिम पड़ाव ना हो। भाभी के साथ भैया व माँ बाबूजी का बंधन अटूट है। मेरा मन उसके प्रति सहानुभूति से भर गया था। तभी डॉक्टर ने बताया, अब राधा खतरे से बाहर है। भागकर उसके बिस्तर तक पहुंच गई थी मैं। उसके माथे पर चुंबनों की बौछार लगाती थी। सभी विस्फारित नेत्रों से मुझे देख रहे थे। शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे, पर मेरी आंखों की कोरों से निकले आंसू भाभी के आंसुओं से मिलकर ये दर्शा रहे थे मानो यथार्थ और प्रकृति का समागम हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।